Hello students, welcome in the online classes of MD School Clyde. As you know, we are on second lesson of नागरिक शास्त्र of 10th class. आज हम 10th क्लास का नागरिक शास्त्र का सेकंड लेसन के दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। हमारा क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं लक्षणों का वर्णन करो। संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या है? बहुस्तरीय शासन पद्धति। कहने का अर्थ है जो संघीय शासन व्यवस्था में यहाँ सरकार 2 या अधिक सत्रों वाली होती है। क्या है? सरकार 2 या 2 से अधिक सत्रों वाली होती है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन के 3 स्तर पाए जाते हैं। कौन से हैं? केंद्र शासन प्रणाली, राज्य शासन प्रणाली और स्थानीय शासन प्रणाली। भारत के अंदर ये 3 स्तर पाए जाते हैं। सरकारों के अलग अधिकार क्षेत्र। विभिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। कहने का अर्थ है भी जो विभिन्न तरह के स्तर हैं सरकार के अंदर, क्या है, वो एक ही नागरिक पर समूह शासन करती है। उदाहरण के तौर पर जैसे भारत के अंदर सरकार के 3 स्तर हैं, वो तीनों स्तर क्या है, पूरे भारत के जो नागरिक हैं उनसे क्या है, जो भारत के नागरिक समूह हैं उन पर शासन करती है। क्या है, अपने अपने अधिकार के अनुसार क्या है, वो नागरिक समूह पर शासन करती है। परंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। शक्तियों का बंटवारा। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। कहने का अर्थ है जो संविधान के अंदर क्या है, स्पष्ट रूप से जो विभिन्न स्तरों की सरकार है उनमें शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से किया गया है। इसलिए संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। क्यों देता है? क्योंकि संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से जो शक्तियां हैं और अधिकारों का क्या है, स्पष्ट रूप से बंटवारा किया गया है। संविधान संशोधन के प्रावधान। संशोधन क्या है? परिवर्तन करना। संविधान के अंदर संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। कहने का अर्थ है जब संविधान के अंदर भी किसी भी रूप में क्या है, किसी भी प्रावधान को लेकर परिवर्तन करना है तो उसमें क्या है, एक स्तर की सरकार अकेले उसको बदल नहीं सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती। ऐसे बदलाव क्या है, दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। कहने का अर्थ है संविधान के अंदर क्या है, जो विभिन्न स्तर की सरकार हैं उनके अधिकारों की व्याख्या करने का किसको अधिकार दिया गया है? अदालतों को, न्यायपालिका को और विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच जो अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता। कहने का अर्थ है जो विभिन्न स्तर की जो संघीय सरकार है उनके बीच में अगर अधिकारों को लेकर उनके बीच में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, इस विवाद को निपटाने के लिए, सुलझाने के लिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय एक महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभाता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। या ये क्वेश्चन में भी बनेगा हमारा, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या है? शक्तियों का बंटवारा। विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से 1992 के संविधान संशोधन द्वारा कौन से कदम उठाए गए? कहने का अर्थ है जो 1992 के में क्या है, संविधान के अंदर जो संशोधन किया गया था, परिवर्तन किया गया था, तो किसको लेकर परिवर्तन किया गया था और उसके अंदर परिवर्तन करने के लिए क्या कदम उठाए गए थे? सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने 1992 में भारतीय संविधान में संशोधन किया था। भाई जो विकेंद्रीकरण है यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, बंटवारा करना, उसको उद्देश्य को लेकर क्या है, भारतीय संसद ने 1992 में, अंडरलाइन कर लो ये, 1992 में भारतीय संविधान में क्या है, संशोधन किया, परिवर्तन किया।
1992 से पहले संघात्मक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर स्थानीय शासन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य के निम्नलिखित कदम उठाए गए। कहने का अर्थ है जो 1992 में पहले जो संघात्मक शासन व्यवस्था में जो तीसरा स्तर है स्थानीय शासन को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। कौन कौन से? नियमित चुनाव, जो 1992 से पहले स्थानीय शासन संस्थाओं के चुनाव नियमित समय पर नहीं होते थे। कहने का अर्थ है उनके लिए कोई निश्चित नियम नहीं था किसे 1992 से पहले, लेकिन 1992 के संविधान संशोधन, जब 1992 में संविधान में संशोधन किया गया, परिवर्तन किया गया, उसके अनुसार स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराने को संवैधानिक कर दिया गया। कहने का अर्थ जो 1992 के बाद जो संशोधन हुआ उसके अनुसार जो स्थानीय स्वशासन के चुनाव को नियमित रूप से कराने का क्या है, संवैधानिक कर दी गई। अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुसूचित जाति कौन सी? अनुसूचित जो पिछड़ी हुई जाति हैं। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पद में जो अनुसूचित जातियां हैं, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, और अनुसूचित जनजातियां जो आदिवासी हैं और पिछड़ी हुई जातियों के लिए क्या है, चुनाव में उनके लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए। महिलाओं का आरक्षण। इस संविधान संशोधन के अनुसार स्थानीय स्वशासन निकाय में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। कहने का अर्थ है इस संविधान में जो संशोधन किया गया उसमें क्या है, महिलाओं के लिए भी क्या है, 1/3 स्थान महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। और इससे महिलाओं की इन निकायों में क्या है, भागीदारी बढ़ेगी, यानी हिस्सेदारी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? जो महिलाओं के लिए जो 1/3 स्थान आरक्षित किया गया, जो सीटें आरक्षित की गई हैं। स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन। प्रत्येक राज्य में पंचायत तथा नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। कहने का अर्थ है जो चुनाव आयोग का गठन है वो किसके लिए किया गया है, स्वतंत्र यानी निष्पक्ष रूप से पंचायत व नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए क्या है, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया है ताकि वो निष्पक्ष रूप से बिना भेदभाव के चुनाव करा सके। वित्तीय स्वायत्तता। राज्य सरकारों को अपने राजस्व तथा अधिकारों का कुछ भाग इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। कहने का अर्थ है जो राज्य सरकार को जो अपने राजस्व हैं, जो कर हैं और कुछ अधिकार क्या है जो स्थानीय शासन है उनको देना पड़ता है। और सत्ता में भागीदारी की प्रकृति। प्रत्येक राज्य में जो सत्ता में भागीदारी यानी हिस्सेदारी की प्रकृति जो शक्ति की है प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है यानी अलग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का वर्णन कीजिए। विधायी, या क्वेश्चन ये भी बन सकता है शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं, उल्लेख कीजिए। भारत एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश है। अंडरलाइन करो। हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का बंटवारा निम्नलिखित 3 सूचियों में किया गया है। कहने का अर्थ है जो भारत के अंदर क्या है, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार के बीच क्या है, अधिकारों का बंटवारा 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है। हम अब उनको विस्तार से पढ़ेंगे। संघ सूची। संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। और समस्त देश के लिए इन मामलों में एक प्रकार की नीतियों की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ है इन सभी मामलों में एक ही नीति की आवश्यकता होती है। एक ही नीति द्वारा इन मामलों को पूरा किया जा सकता है समस्त देश में और एक ही नीति की आवश्यकता होती है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का, ये अंडरलाइन कर लो, कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। सिर्फ किसमें? संघ सूची में, क्योंकि ये सभी विषय से जो संघ सूची है वो किसके नियंत्रण में आते हैं?
केंद्र सरकार के नियंत्रण में। और ये भी अंडरलाइन कर लो, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। राज्य सूची, राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय स्थानीय महत्व के विषय हैं, ये राज्य के नियंत्रण में आते हैं। और क्या है, राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। अंडरलाइन कर लो, क्योंकि इन विषयों में, क्योंकि ये राज्य के नियंत्रण में आती हैं, इन पर क्या है, कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य सरकार ही ने क्या है, इन विषयों के मामले में कानून बना सकती है। लेकिन यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो ऐसी स्थिति में कानून का निर्माण केंद्र सरकार करती है। कहने का अर्थ है, किसी राज्य में कोई आपातकालीन स्थिति या किसी संकटकालीन स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो क्या है, ऐसी स्थिति में कानून बनाने का अधिकार किसको मिलता है? केंद्र सरकार कानून बनाती है। और राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है? अंडरलाइन कर लो, 62। हमारा है नेक्स्ट समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार, समाचार पत्र जैसे वे विषय हैं जो समवर्ती सूची में आते हैं और जो केंद्र के साथ राज्य सरकार की शादी दिलचस्पी में आते हैं। कहने का अर्थ है, इसके केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का इस पर अधिकार होता है। किसमें? समवर्ती सूची में। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों को ही है। ये अंडरलाइन कर लो, समवर्ती सूची में क्या है, कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी है और केंद्र सरकार को भी है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में आपस में मतभेद हो जाए, टकराव हो, तो क्या है, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्ति होती है। और समवर्ती सूची के में विषयों की कुल संख्या कितनी है? 52 है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और ये हमारा जो दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप इनको अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।